बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो विद मुसम्मिर। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस को। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस को डिस्कस किया। आज हम देखेंगे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस को। अब देखिए स्टूडेंट्स, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस में एक इन्फेक्शन है जिसको हम पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस का नाम देते हैं। तो आज हम देखेंगे कि ये पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस क्या है। अब पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस को हम टीबी भी कह सकते हैं, इसको आप कह सकते हैं पल्मोनरी टीबी। तो देखते हैं स्टूडेंट्स कि ये जो पल्मोनरी टीबी है, लंग्स की टीबी, ये क्या चीज़ है। ये जो पल्मोनरी टीबी है या लंग्स की जो टीबी है, दिस वन इज अ हाईली कॉन्टेजियस क्रॉनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ लंग्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस एक हाईली कॉन्टेजियस डिजीज है और ये बैक्टीरिया की वजह से होती है और क्रॉनिक इन्फेक्शन है। दैट्स वाई इसको हम कहते हैं कि ये हाईली कॉन्टेजियस क्रॉनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। अब ये जो वर्ड हमने यहाँ इस्तेमाल किया है कॉन्टेजियस, हम इसको कॉन्टेजियस क्यों कहते हैं? हम इस डिजीज को देखें स्टूडेंट्स, कॉन्टेजियस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये स्प्रेड होती है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। अब अगर एक पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट है, उसकी कफिंग से, उसकी स्नीजिंग से जो ड्रॉपलेट्स बाहर निकलते हैं तो उसकी वजह से ये डिजीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड हो सकती है। तो दैट्स वाई हम इसको कहते हैं कि दिस वन इज अ हाईली कॉन्टेजियस क्रॉनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन। और इसको हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये बैक्टीरिया की वजह से है, और क्रॉनिक है क्योंकि ये प्रोग्रेसिवली स्प्रेड हो रही है लंग्स के अंदर और आहिस्ता आहिस्ता जो है ये लंग्स को डैमेज करती है। तो दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड क्रॉनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अब जैसे कि स्टूडेंट्स हमने इसको देखा है कि जो ट्यूबरक्लोसिस है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो अगर हम इसकी काज को देखें तो इसकी जो काज है वो एक बैक्टीरियम ही है। उस बैक्टीरियम को हम कहते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो बैक्टीरियम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये बैक्टीरिया के बैसिलाई ग्रुप जो है उससे ये बैक्टीरियम बिलोंग करता है। और ये बैक्टीरियम प्राइमरीली अटैक करता है हमारे लंग्स में ही, और उसके बाद अगर इसका जो इन्फेक्शन है वो स्प्रेड होता है तो ये स्प्रेड हो सकता है लिम्फेटिक सिस्टम में, और लिम्फेटिक सिस्टम में जो लिम्फ नोड्स हैं वहाँ तक ये इन्फेक्शन पहुँच सकता है। तो जो प्राइमरी इन्फेक्शन है ट्यूबरक्लोसिस का वो लंग्स में ही होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स के ये जो ट्यूबरक्लोसिस है इसका अफेक्ट क्या होता है हमारे लंग्स पे। अब जैसा कि लंग्स के स्ट्रक्चर को हम डिटेल के साथ पहले पढ़ चुके हैं, उस लंग्स के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स मौजूद हैं, वो लंग्स किन किन चीज़ों के बने हुए हैं, उनको भी हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो एयर सैक है जो कि लंग्स की फंक्शनल यूनिट है, ये जो एयर सैक्स होते हैं इसमें क्योंकि ये एल्वेलाई मौजूद है, तो ये बैक्टीरिया जब लंग्स में अटैक करते हैं तो अल्टीमेटली ये पहुंच जाते हैं इन्हीं एल्वेलाई के अंदर। फॉर एग्जांपल ये रेड कलर से मैंने एक बैक्टीरियम बना दिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब ये बैक्टीरिया पहुंच जाते हैं इन एल्वेलाई के अंदर तो इनका जो मेन इफेक्ट है वो एल्वेलाई पे होता है, और एल्वेलाई इनके इन्फेक्शन की वजह से एल्वेलाई बर्स्ट कर जाती हैं, और बर्स्ट होने के बाद ये रिप्लेस हो जाती हैं इन इलास्टिक टिश्यू मैस के अंदर, जिसके अंदर इलास्टिसिटी नहीं रहती, और ये इलास्टिसिटी जब ख़त्म हो जाएगी तो यहाँ पे जो एयर का एक्सचेंज है
वो पॉसिबल नहीं हो सकेगा। यानी ये वेंटिलेशन का जो प्रोसेस होता है, यानी एल्वेलाई में एयर आती है और एयर यहाँ से बाहर निकल जाती है, ये वेंटिलेशन का जो प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाएगा इन बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जब बैक्टीरिया एंटर हो जाते हैं लंग्स के अंदर, तो लंग्स में जैसे ये बैक्टीरिया एंटर होते हैं तो ये वहां आने के बाद ये बैक्टीरिया जो है वो डिवाइड करना शुरू कर देते हैं, यानी अपना जो नंबर है वो इंक्रीज करते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे लंग्स के अंदर भी एक प्रोटेक्टिव सिस्टम जो है वो मौजूद है, तो ये जो प्रोटेक्टिव सिस्टम हमारे लंग्स के अंदर मौजूद है वो इन बैक्टीरिया के साथ क्या करता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको जैसा कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि जो एल्वेलाई है, इस एल्वेलाई के अंदर ऑलरेडी कुछ सेल्स होते हैं इम्यून सिस्टम के, और इन सेल्स को हम नाम दे सकते हैं मैक्रोफेजेस का। अब जैसे ही ये बैक्टीरिया एल्वेलाई तक पहुंचते हैं तो ये मैक्रोफेजेस भी एक्टिव हो जाते हैं, और इन मैक्रोफेजेस का बेसिकली काम ये है कि इन्होंने इन बैक्टीरिया को इनगल्फ करना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, जैसे ही ये बैक्टीरिया एल्वेलाई में पहुंचेंगे तो मैक्रोफेजेस एक्टिव हो जाएंगे, और ये मैक्रोफेजेस जब एक्टिव होंगे तो ये इन बैक्टीरिया को इनगल्फ करना शुरू कर देते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब अटैक होता है इस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का लंग्स पे, तो इसको बेसिकली हम नाम देते हैं प्राइमरी इन्फेक्शन का। तो इस प्राइमरी इन्फेक्शन के दौरान जब ये बैक्टीरिया एल्वेलाई तक पहुंचेंगे तो ये मैक्रोफेजेस एक्टिव होके इन बैक्टीरिया को इनगल्फ कर लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस प्राइमरी इन्फेक्शन के दौरान कोई खास सिम्टम्स इसकी अपीयर नहीं होती, जस्ट फीवर होगा, और फीवर के साथ साथ कुछ पल्मोनरी सिम्टम्स हैं वो अपीयर हो जाएंगी, लेकिन तमाम की तमाम जो टीबी की या ट्यूबरक्लोसिस की सिम्टम्स होती हैं वो अपीयर नहीं होती इस प्राइमरी इन्फेक्शन के दौरान। अब इस प्राइमरी इन्फेक्शन में इसको ज़रा हम देख लेते हैं कि इस प्राइमरी इन्फेक्शन के अंदर होता क्या है। फॉर एग्जांपल, ये अगर आप ले लें इनर साइड ऑफ एल्वेलाई, और एल्वेलाई का जो इनर साइड है इसको अगर आप देखें तो यहाँ पे वो बैक्टीरिया जो इन्फेक्शन काज करते हैं, ये बैक्टीरिया यहाँ पे पहुंच गए हैं। फॉर एग्जांपल, ये रेड कलर से मैंने बना दिए हैं बैक्टीरिया, और ये जो बैक्टीरिया है, इन बैक्टीरिया को इनगल्फ करने के लिए यहां एल्वेलाई के अंदर मौजूद है मैक्रोफेजेस। अब ये मैक्रोफेजेस क्या करेंगे? ये मैक्रोफेजेस इन बैक्टीरिया को इनगल्फ कर लेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, काम इन मैक्रोफेजेस का क्या है? इन बैक्टीरिया को इनगल्फ करना और इनको किल करना। लेकिन होता यह है कि ये बैक्टीरिया इनगल्फ तो हो जाते हैं, लेकिन ये बैक्टीरिया जो है वो इन मैक्रोफेजेस से किल नहीं होंगे, क्योंकि इन बैक्टीरिया के बाहर जो इनका ग्लाइकोकैलिक्स है वो इस तरह से बना होता है कि ये मैक्रोफेजेस इन बैक्टीरिया को किल नहीं कर सकते, तो ये बैक्टीरिया इन मैक्रोफेजेस के अंदर स्टे कर जाएंगे। अब होता ये स्टूडेंट्स के जब ये बैक्टीरिया मैक्रोफेजेस के अंदर स्टे कर जाएंगे, ये डॉर्मेंट फॉर्म में चले जाएंगे। अब इन्हीं एल्वेलाई के अंदर क्योंकि ब्लड वेसल्स भी मौजूद हैं। अब फॉर एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स, एक और डायग्राम के अंदर अगर आप देखें, इसको मैं यानी फर्स्ट स्टेप कह देता हूं। अब ये ब्लड वेसल है, और यहां आप देख सकते हैं मैक्रोफेजेस, और ये मैक्रोफेजेस इन्होंने इन बैक्टीरिया को इनगल्फ कर लिया हुआ है। अब ये बैक्टीरिया यहां इन मैक्रोफेजेस के अंदर मौजूद हैं। अब जैसे ही ये बैक्टीरिया इनको मैक्रोफेजेस सराउंड कर लेंगे, तो
उसके बाद एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स यहां स्टार्ट होगा। और जैसा कि स्टूडेंट्स आपने फर्स्ट ईयर में इन्फ्लेमेशन को पढ़ा है कि इन्फ्लेमेशन के दौरान जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं ये स्वेल कर जाती हैं और यानी आप कह सकते हैं कि इनकी वैसोडाइलेशन हो जाती। और वैसोडाइलेशन होने के बाद इन कैपिलरीज के अंदर से मजीद इम्यून सेल्स ये यहां से मूव करके और एल्वेलाई के अंदर आ जाएंगे। और ये जो इम्यून सेल हैं जब ये एल्वेलाई के अंदर आते हैं तो ये इम्यून सेल जब एल्वेलाई के अंदर आएंगे तो इसमें होगा क्या, ये मैक्रोफेजेस का जो मैस है ये सेकंड स्टेप है इसमें। और थर्ड स्टेप के अंदर क्या होगा कि ये मैक्रोफेजेस एक अंदर वाली साइड पे ऐसे सराउंड हो जाएंगे और इनके बाहर वाली साइड पे इनको सराउंड कर लेंगे ये जो इम्यून सेल बाद में इन्फ्लेमेशन के रिजल्ट के तौर पर यहां पहुंचे। और जैसे ये सेल इनको सराउंड कर लेंगे तो इनकी जो सिस्टम है वो क्या होगा, ये एक मैस यहां पे अगर आप देखें तो ये डेवलप हो गया है, बीच में आपको नजर आ रहे हैं, इनको हम कहते हैं जी मैक्रोफेजेस। दीज आर कॉल्ड मैक्रोफेजेस। और इन मैक्रोफेजेस के अंदर क्या है, मैक्रोफेजेस के अंदर मौजूद है बैक्टीरिया और इन बैक्टीरिया कंटेनिंग मैक्रोफेजेस को सराउंड किया हुआ है उन इम्यून सेल्स ने। तो ये बाहर वाली साइड पे ये मजीद इम्यून सेल्स हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, जिन्होंने इनको सराउंड किया हुआ है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो स्ट्रक्चर यहां पे डेवलप हो जाता है, इस स्ट्रक्चर के लिए हम ट्यूबरकल का वर्ड यूज करते हैं। तो ये ट्यूबरकल बेसिकली क्यों बनता है, ये ट्यूबरकल यहाँ इसलिए डेवलप होगा ताकि इस इन्फेक्शन को फर्दर स्प्रेड होने से बचाया जाए और इन बैक्टीरिया को आइसोलेट कर दिया जाता है फ्रॉम रेस्ट ऑफ द बॉडी। और स्ट्रक्चर के लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं ट्यूबरकल। अब देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने पहली स्टेज बताई थी प्राइमरी इन्फेक्शन की, अब ये जो सेकंड स्टेज है जिसमें ये बैक्टीरिया सराउंड हो जाएंगे इन मैक्रोफेजिस से और मैक्रोफेजिस को सराउंड कर लिया जाएगा कुछ इम्यून सेल से और ये ट्यूबरकल बन जाएगा। ये ट्यूबरकल की फॉर्मेशन वाली जो स्टेज है इसको हम लेटेंट इन्फेक्शन का नाम देते हैं। और इस लेटेंट इन्फेक्शन के दौरान ये बैक्टीरिया बॉडी के अंदर इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं और इनको अगर हमने यहाँ डिटेक्ट करना हो तो सर्टन मेडिकल टेस्ट हैं, उन टेस्ट के जरिए जस्ट हम इनको डिटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज बॉडी में कोई सिम्टम अपीयर नहीं होगी ड्यूरिंग लेटेंट इन्फेक्शन। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर इम्यून सिस्टम जो है ये वीक हो जाता है और जैसे इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा तो ये बैक्टीरिया इन मैक्रोफेजेस के अंदर मल्टीप्लाई करके, और जब ये मल्टीप्लाई कर जाते हैं तो ये मैक्रोफेजेस को बर्स्ट करके तो इन मैक्रोफेजेस से बाहर आ जाएंगे। और इसी तरह से ये जो ट्यूबरकल यहाँ बना हुआ था ये उस ट्यूबरकल को भी बर्स्ट कर देंगे और ट्यूबरकल से ये बाहर निकल आएंगे। और जब ये ट्यूबरकल से बाहर निकल आते हैं तो ये लंग्स के जो दूसरे पार्ट्स हैं जो दूसरी एल्वेलाई हैं उनको भी ये इन्फेक्ट कर देंगे। तो इस स्टेज को हम नाम देते हैं एक्टिव इन्फेक्शन का। अब मैंने आपको 3 स्टेजेस बताई हैं ट्यूबरक्लोसिस की। जब ये बैक्टीरिया जो है वो एल्वेलाई में एंटर होता है
तो उस स्टेज को हम नाम देते हैं प्राइमरी इन्फेक्शन का। और जब ट्यूबरकल फॉर्मेशन हो जाती है जिसमें ये बैक्टीरिया इनएक्टिव फॉर्म में मौजूद है, उसको हम लेटेंट इन्फेक्शन का नाम देते हैं। और जब ये बैक्टीरिया इस ट्यूबरकल से रिलीज हो जाते हैं और इन्फेक्शन को स्प्रेड करते हैं, देन उसके लिए हम एक्टिव इन्फेक्शन का वर्ड यूज करेंगे। तो इस तरह से ये जो बैक्टीरियम है ये लंग टिश्यूज को अफेक्ट करता है और ये स्प्रेड होता है इन द लंग्स। अब स्टूडेंट्स देख लेते हैं कुछ सिम्टम्स ट्यूबरक्लोसिस की। तो इन सिम्टम्स में जो सबसे पहली सिम्टम है वो है लो ग्रेड इंटरमिटेंट फीवर, यूजुअली इन द इवनिंग। अब ये जो फीवर है लो ग्रेड का होगा, हल्का बुखार होगा और इंटरमिटेंट होगा। इसका मतलब ये है कि इरेगुलर इंटरवल्स के साथ ये फीवर आएगा, कभी ये फीवर हो जाएगा फिर ठीक हो सकता है, फिर नेक्स्ट इंटरवल में ये दोबारा हो सकता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये फीवर बेसिकली होता क्यों है? जब बैक्टीरियल अटैक होता है तो बैक्टीरियल अटैक होने की वजह से हमारी बॉडी में हमारे इम्यून सेल्स कुछ केमिकल्स जैसे साइटोकाइंस रिलीज करते हैं और साइटोकाइंस में एक साइटोकाइन है इंटरल्यूकिन 1। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो इंटरल्यूकिन 1 है इस का जो एक्शन होता है वो ब्रेन का एक पार्ट है जिसको हम हाइपोथैलेमस का नाम देते हैं। तो ये हाइपोथैलेमस में जाके तो जो टेम्परेचर का सेट पॉइंट है उसको डिस्टर्ब करता है और जब टेम्परेचर सेट पॉइंट डिस्टर्ब होगा तो उससे फीवर की कंडीशन प्रोड्यूस हो जाएगी। तो ये जो फीवर है लो ग्रेड फीवर होगा और यूजुअली इवनिंग में ये फीवर ज्यादा हो जाता है। तो ये इवनिंग में फीवर ज्यादा क्यों जाता है? आप देखिए स्टूडेंट्स, कुछ हार्मोन ट्यूबरक्लोसिस के दौरान रिलीज हो रहे होते हैं क्योंकि स्ट्रेस की सिचुएशन है तो कार्टिसोल रिलीज होते हैं। तो ये कार्टिसोल डे टाइम में ज्यादा रिलीज होते हैं जिससे फीवर सप्रेस हो जाता है। लेकिन इवनिंग में ये कार्टिसोल कम सक्रीट होंगे जिससे ये फीवर इवनिंग टाइम में बढ़ जाएगा। इसी तरह से देखें स्टूडेंट्स, नाइट स्वेट्स है। अब ये नाइट स्वेट्स क्यों होते हैं? नाइट स्वेट्स का भी ताल्लुक कार्टिसोल और मेटाबॉलिज्म के साथ है। अब देखिए स्टूडेंट्स, डे टाइम में कार्टिसोल ज्यादा रिलीज हुए, इवनिंग में कम हो गए और नाइट टाइम में ये मजीद रिलीज होते हैं जिससे मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है और मेटाबॉलिक रेट तेज होने की वजह से नाइट स्वेट्स हो सकते हैं। तो ये जो नाइट स्वेट्स हैं ये मेटाबॉलिज्म जब तेज हो जाएगा तो इसमें जरूरी नहीं है कि फीवर भी हो, फीवर नहीं भी होगा तो नाइट टाइम में पेशेंट की बॉडी जो है वो स्वेट से फिल हो जाएगी। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं नाइट स्वेट्स। इसी तरह से देखिए स्टूडेंट्स, थर्ड जो सिम्टम है वो है वेट लॉस। और वेट लॉस का जो ताल्लुक है वो लॉस ऑफ एपिटाइट से है। पेशेंट को भूख नहीं लगती तो उसकी वजह से उसका वेट कम हो जाता है। फिर इसी तरह से क्योंकि मेटाबॉलिक रेट भी तेज हो चुका होता है तो ये भी इसके वेट लॉस की वजह बनता है। जो फोर्थ सिम्टम है वो है एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया असल में हम कहते हैं लॉस ऑफ एपिटाइट को, पेशेंट को भूख नहीं लगती। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस भूख के ना लगने का, एपिटाइट के कम हो जाने का जो ताल्लुक है, लॉस ऑफ एपिटाइट का जो ताल्लुक है वो लेप्टिन हार्मोन्स। अब ये लेप्टिन हार्मोन ट्यूबरक्लोसिस में जो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है उसके दौरान ये लेप्टिन हार्मोन ज्यादा रिलीज होता है। वैसे अगर हम देखें वीकनेस वेट लॉस के दौरान तो इस लेप्टिन हार्मोन को कम प्रोड्यूस होना चाहिए क्योंकि एडिपोज टिश्यू कम हो जाती, लेकिन इन्फ्लेमेशन के दौरान इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स की वजह से ये ज्यादा प्रोड्यूस होता है और इसका काम ये होता है कि ये एपिटाइट को सप्रेस कर देता है। इससे जो भूख है वो कम लगेगी और इस कंडीशन को हम एनोरेक्सिया कहते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो फिफ्थ सिम्टम है इसकी वो वीकनेस है। जाहिर है जब एनोरेक्सिया की कंडीशन होगी, वेट लॉस होगा तो साथ वीकनेस भी होगी। इसके बाद जो सिक्स्थ सिम्टम है वो मैलेज या डिप्रेशन की कंडीशन है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये मैलेज कंडीशन जो है ये बेसिकली
4 सिम्टम्स का एक कॉम्बिनेशन है, जिसमें पेशेंट जो है वो वीकनेस फील करता है, इसी तरह से पेशेंट डिस्कम्फर्ट फील करता है, पेशेंट अपनी बॉडी में इलनेस यानी बीमारी की जो कंडीशन है उसको फील करता है, और वेल बीइंग अपने आप को फील नहीं करेगा, वो फील करेगा कि आई एम नॉट वेल। तो ये जो 4 कंडीशन होती हैं ये एनोरेक्सिया के एनोरेक्सिया नहीं, मैलेज के अंदर आती। तो मैलेज या डिप्रेशन की कंडीशन इस पेशेंट के अंदर प्रोड्यूस हो जाएगी, जो कि एक नर्वस कंडीशन है। इसी तरह से देखिए स्टूडेंट्स, ड्राई कफ होगी विद स्पुटम। अब वो स्पुटम जो लंग्स के अंदर एल्वेलाई में बैक्टीरियल एक्शन की वजह से, और क्योंकि एल्वेलाई जो है वो डैमेज हो जाएंगी, तो कुछ ब्लड के सेल्स भी हो सकते हैं, और ब्लड के सेल्स के साथ साथ कुछ मैक्रोफेजेस वगैरह वो भी एल्वेलाई में होंगे। ये सारी चीजें मिलके स्पुटम प्रोड्यूस कर देंगी, कफ ड्राई होगी, लेकिन जब कफिंग होगी तो उसके साथ स्पुटम जो है वो बाहर आएगा। अब देखें स्टूडेंट्स, तो ड्राई कफ होती है, ये बेसिकली ऐसी कफ को कहते हैं जिसमें म्यूकस ना हो। अब ये कफ तो ड्राई है, लेकिन उसके साथ स्पुटम जो कि एल्वेलाई के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है बैक्टीरियल एक्शन की वजह से और इम्यून सेल्स की वजह से, और इसी तरह सेल डेब्रीज वगैरह हो सकती हैं और ब्लड सेल्स हो सकते हैं, वो सारे मिलके एक स्पुटम प्रोड्यूस करते हैं, और ये स्पुटम उस ड्राई कफ के साथ बाहर आ रहा होगा। इसी तरह से देखें, जो लास्ट इसमें सिम्टम है वो डल एक होगी, चेस्ट के अंदर पेन होती है और डल सी पेन होती है, और ये पेन बेसिकली प्लेरिसी की वजह से होती है। प्लेरिसी हम कहते हैं इन्फ्लेमेशन ऑफ प्लेरा, और प्लेरा वो मेम्ब्रेन है, वो लेयर है लंग्स के इर्द गिर्द, जो कि लंग्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो उसमें भी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, और उसमें इन्फ्लेमेशन की जो कंडीशन है उसको हम कहते हैं प्लेरिसी, और इस प्लेरिसी की वजह से चेस्ट में एक डल सी पेन स्टार्ट हो जाएगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्या ट्रीटमेंट है इस ट्यूबरक्लोसिस का, तो उसके लिए हम डेली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, जिनको हम डॉट्स कहते हैं, वो एक मेडिसिन का एक पूरा कॉम्बिनेशन है, जिसमें वो मेडिसिन हमें डेली बेसिस पे 9 मंथ के लिए रेगुलरली वो मेडिसिन पेशेंट जो है वो यूज करेगा। और ये जो मेडिसिन है ये अंडर द सुपरविजन पेशेंट जो है वो लेगा, और इस सुपरविजन की वजह से की ज़रूरत इसलिए है ताकि कोई मेडिसिन मिस ना हो किसी भी टाइम की। तो इस किस्म की जो मेडिसिन है इनको हम टॉट्स का नाम देते हैं, डेली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, डॉट्स। तो इससे हम ट्यूबरक्लोसिस को ट्रीट कर सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, आज हमने लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस को डिस्कस किया है। हमारा आज का लेक्चर यहीं तक था। आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। टिल दैट टाइम, अल्लाह हाफिज़।